दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे। चलो तो स्टार्ट करें। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनिन द्वारा रचित है। चलिए यहाँ पर आंसर देना है, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए अब आ रही है, क्लियर है, अब आवाज आ रही है, क्लियर है। चलिए अब क्लियर होगा। चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनिन द्वारा रचित है। यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखिए आपका जवाब हो जाएगा, यहां पर आंसर जो लोग भी दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, परख। याद रखिए परख, ये आपके 1929 में, कब भाई, आपके 1929 यहां पर होगा, ठीक है, 1929 में आपका प्रकाशित हुआ था। ये इनका क्या है, उपन्यास है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर आपका हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं सेवा सदन, आप लोग हमेशा जानते हैं, है ना, किसका है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, देखते हैं कि आप लोग सभी लोग जवाब दोगे या नहीं दोगे। सेवा सदन किसका है, आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में पंक्ति में जो अलंकार है आपका कौन सा है, इसमें अलंकार पूछा गया है। तो देखो 3 बेर अर्थात यहां पर देख सकते हैं कि 3 बार ये बात की गई है, एक शब्द की आवृत्ति भी हुई है, अर्थात यहां पर क्या हो जाएगा भाई। चलिए यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा या यहां पर आपका श्लेष अलंकार होगा, क्या हो जाएगा, तो यहां पर यमक अलंकार, इसका ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर आपका हो जाएगा। 3 बेर और आपके 3 बेर, है ना, शब्द वही है ना, और दोनों के अलग अलग आपके अर्थ भी निकल आएंगे, तो ऑप्शन क्या जाएगा आपका सी नंबर, जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मृत्युधन उपरांत में संधि करने से एक शब्द आपका निर्मित होता है। मृत्युधन उपरांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित होता है, उस शब्द को जवाब देना है, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए तो देखो यहां पर जो आपका दिया गया है छोटा ऊ की मात्रा है, और यहां पर भी क्या है आपका छोटा ऊ की मात्रा, अगर दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें बड़ा ऊ आपका आना चाहिए, कौन सा ऑप्शन, यहाँ पर बड़ा ऊ के हिसाब से मतलब देखा है मृत्यु प्रांत, इसको जो ऑप्शन आपका ए होना चाहिए, है ना, क्या मृत्यु प्रांत, उसका ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। संधि करने में मृत्यु प्रांत इस प्रकार से कर देंगे, ठीक है ना। चलिए ये दीर्घ संधि आपका है, ठीक है, दीर्घ संधि है, मात्रा भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। चलिए ऋषि, संध्या, संस्कार और आपका रात्रि। अब आप बताइए यहाँ पर जो गलती है वो किसमें है। देखो ऋषि देखा जाए तो सही है, संध्या दिया है, संस्कार दिया है, और रात्रि जो होता है वो आपके त्रि में मात्रा क्या होती है भाई, छोटी की मात्रा होती है, मतलब जो ऑप्शन आपका डी नंबर दिया है वो ऑप्शन डी नंबर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है, यहां पर जवाब दीजिएगा, आपका सही जवाब इनमें से क्या बनेगा। चलिए ये तो आप लोग जवाब दे ही सकते हैं क्योंकि इतनी बार तो पूछा गया है ना, हद से ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आप लोग आसानी से जवाब दे सकते हैं। चलिए काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, देख सकते हैं। ये जो कामायनी है जयशंकर प्रसाद का है, किसका भाई, जयशंकर प्रसाद का है, और ये एक प्रकार का क्या है भाई, महाकाव्य, है ना, क्या बनेगा, महाकाव्य वाले जितने भी हैं उन लोगों का जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही है। कामायनी एक महाकाव्य है जो कि किसका है, आपके जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे नानी के आगे ननिहाल की बातें मुहावरे का सही अर्थ बताइए। नानी के आगे ननिहाल की बातें मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या होगा। चलिए अज्ञानी व्यक्ति के आगे ज्ञान की बातें करना, क्या हो सकता है, अनुभवहीन व्यक्ति के आगे बेकूफी की बातें करना, या अधिक ज्ञान वाले के आगे अपने ज्ञान की सेखी मारना। तो देखिए भाई यहाँ पर नानी के आगे ननिहाल की, इसका मतलब है कि अधिक ज्ञान वाले के आगे अपने ज्ञान की सेखी मारना, ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर होगा। नोट करिए, अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अच्छा मुहावरा था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि दो उपसर्ग किस शब्द में आपका नहीं है, दो उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। चलिए यहाँ पर 7 नंबर में, तो देखिए आपका दुर्गम है, दुर्बल है, दुर्दिन है, लेकिन दुलारा में है क्या, दुलारा में तो आपका नहीं दिया गया है ना, मतलब ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा, इसमें सिर्फ आपका क्या है, दू है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस समूह में सभी शब्द रंग के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर बताइए रंग के पर्यायवाची आपके ऑप्शन के अनुसार कौन सा ऐसा विकल्प है जिनमें आपके सभी होंगे। रंग मतलब यहाँ पर देख सकते हैं रंग का पर्यायवाची इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए
यहाँ पर देखिए आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, रंक के पर्यायवाची। तो यहाँ पर देखो एक होता है राजा, एक होता है रंक, है ना। रंक मतलब यहाँ पर हो गया दरिद्र, कंगाल, निर्धन और आपका अकिंचन, जिसके पास कुछ ना हो। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर, आपका सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सामसिक पद अष्टाध्यायी के सही सही विग्रह को आपको चुनना है। यहाँ पर अष्टाध्यायी जो कि आपकी किसकी पुस्तक है, आपकी पाणिनि की है। किसकी है भाई, आपकी पाणिनि की है। इसको क्या करना है, आपको विग्रह करना है, और विग्रह करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 अध्यायों का समाहार, है ना। क्या होता है, 8 अध्यायों का समाहार होता है। तो संख्यावाची होता है, हम लोग द्विग समास लगा देते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। वैसे इस क्वेश्चन में क्या होता है, अष्टाध्यायी में थोड़ा सा अपवाद हो जाता है, क्योंकि हर एक बुक को हम लोग अष्टाध्यायी कह नहीं सकते हैं। एक विशेष ही बुक होती है जिसे हम अष्टाध्यायी कहते हैं, जो किनकी क्या है, आपके पाणिनि की क्या है, किताब है ना। तो इस कारण से ये विशेष अर्थ भी निकाल लेती है, तो बहुवचन समास भी होता है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, एक अपवाद होता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहे 10 जने की लाठी 1 जने का बोझ। लोकोक्ति का अर्थ यहाँ पर बताइए कि क्या हो जाएगा, 10 जने की लाठी और 1 जने का बोझ। यहाँ पर लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा। चलिए 10 नंबर का जवाब दीजिएगा। चलिए 10 नंबर की अगर हम बात करते हैं, मांग कर खाना तो हो नहीं सकता है ना। लेकिन अगर ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे कौन सा, दूसरों के भरोसे रहना। यहाँ पर डी वाला देखिए, सहयोग के काम आसानी से होना ना। कोई भी काम होता है अगर सहयोग से किया जाए तो वो काम आपका आसानी से हो सकता है। अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और अगर आपका रूम पार्टनर अच्छा होता है तो क्या होता है, सहयोग मिल जाती है। कुछ उसको आता है, कुछ उसको होता है, डिस्कशन होता है, उससे तैयारी अच्छी होती है ना। लेकिन अगर आपका पार्टनर अच्छा ना हो तो फिर दिक्कतें हो जाएगी, है ना। यहाँ पर याद रखिए, सहयोग से काम आसानी से हो जाए, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका प्रभावी का विलोम नहीं है। यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, जल्दीबाजी में नहीं शब्द आपको गलती कर देते हैं। तो देखो प्रभावी का विलोम नहीं है, प्रभावी का विलोम नहीं है। देखो प्रभावी का विलोम आप प्रभावी होता है, निष्प्रभावी होता है और प्रभाव शून्य भी हो जाएगा। लेकिन यहां पर जो ऑप्शन सी दिया है उपयुक्त, है ना, अपयुक्त, तो भाई ये उपयुक्त का होता है ना, उपयुक्त का होता है, अनुपयुक्त हो जाएगा। मतलब जो ऑप्शन आपका सी नंबर है ये यहां पर आपका हो जाएगा कि प्रभावी का विलोम नहीं है। क्लियर हुआ सभी का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सही शब्द चुनकर, यहां पर आपको चुनकर हो जाएगा, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। शब्दालंकार के 3 भेद हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और आपका क्या होता है भाई, साथ में आपको कौन सा अलंकार होता है, तो आपका होता है श्लेष अलंकार यहां पर हो जाएगा। क्योंकि रूपक, उत्प्रेक्षा और भ्रांतिमान ये आपके शब्दालंकार में नहीं होते हैं, ये होते हैं आपके अर्थालंकार में। किसमें, आपके अर्थालंकार में। इस कारण से याद रखिएगा आपके आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि शब्दालंकार के क्या 3 भेद होते हैं क्या, नहीं। ये क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया गया है ना। अब घुमाया ये गया है कि हमने बताया था शब्दालंकार में लगभग 7 अलंकार मुख्य रूप से होते हैं। कौन, 7 होते हैं ना। अब यहां पर ये मत समझिएगा कि सिर्फ 3 ही होते हैं, 3 आपके नहीं होते हैं, ठीक है। ये तो क्वेश्चन में ऑप्शन के अनुसार आपको चुनना है कि क्या आपको सही करना है, ठीक है ना। आप तुरंत जान गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर अंग टूटना मोहरे का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। अंग टूटना मोहरे का अर्थ इनमें से क्या होगा। तो भाई अंग टूटना मतलब क्या होता है, क्या होता है, शरीर से अंग अलग हो जाता है क्या, ऐसा तो नहीं होता है। हड्डी टूटना, शारीरिक विकास होना। यहाँ पर देखिए थकावट से बदन में दर्द होना, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। थकावट से बदन में दर्द होना अंग टूटना होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है ये प्रतीक्षा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। प्रतीक्षा शब्द में उपसर्ग, तो देखिए यहां पर अगर आप इसे तोड़ेंगे, अगर इसे आप तोड़ते हैं तो क्या बन सकता है, यहां पर आपका बन सकता है प्रतीक्षा करने में प्रतिधन इच्छा। क्या निकलेगा, यहां पर निकलेगा प्रति और साथ में निकलेगा क्या, यहां पर इच्छा निकलेगा, इच्छा, है ना। तो इस कारण से आपका प्रति निकल के आ गया है। तो ऑप्शन क्या मिल गया है, बी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भक्ति का अर्थ नहीं है, भक्ति का अर्थ नहीं है। आप बताइए भक्ति का अर्थ क्या नहीं है। तो कह सकते हैं भाई भक्ति का अर्थ यहां पर सेवा करना हो गया, भक्ति का अर्थ पूजा करना हो गया, भक्ति का अर्थ श्रद्धा भी हो गया। लेकिन कविता क्या इसका अर्थ बनेगा क्या, नहीं बनेगा। मतलब ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर डी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं। चलिए रस की उत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं, रसोत्पत्ति में या रस की उत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं। देखिए थ्योरी से क्वेश्चन आपको बनाया गया है ना। तो कभी कभी क्या है, थ्योरी से क्वेश्चन बनते हैं तो आप लोग थ्योरी भी पढ़ते रहिएगा। तो रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं आपकी कही जाती हैं आपकी अनुभाव, क्या अनुभाव, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे पोखर का तत्सम रूप क्या होता है। पोखर का तत्सम रूप इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए पोखर का तत्सम आपसे पूछा है, यहां पर आंसर दीजिएगा। चलिए पोखर मतलब तालाब होता है भाई, है ना। लेकिन आपसे तत्सम पूछा है और तत्सम क्या होता है, पुष्कर होता है, जो कि आपका पहला ही ऑप्शन इसका क्या बनेगा, आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए यहां पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है आंख का नीर ढल जाना,
आंख का नीर ढल जाना, नीर मतलब होता है आंसू, है ना, पानी। तो आंख का नीर ढल जाना मोहरे का अर्थ में क्या हो जाएगा? चलिए, मरते समय आंसू बहाना, निर्लज्ज हो जाना, निरुत्साहित होना या निष्प्रभ होना। कौन सा हो जाएगा? बहुत बार आपने पढ़ा है, निर्लज्ज हो जाना, है ना, आंखों का आंसू अर्थात ये नीर ढल जाना, अर्थात यहाँ पर निर्लज्ज हो जाना, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, यहाँ पर है कि पाश्चात्य शब्द का विलोम क्या होता है? चलिए, पाश्चात्य का विलोम पूछा गया है और ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है ना। ऐसे लगभग कोई एक ही आधे क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत बार पढ़ाए गए हैं। चलिए, पाश्चात्य का हो जाएगा कौन सा? चलिए, ऑप्शन सी और नंबर यहाँ पर काफी लोग दे रहे हैं। या देखिए, पाश्चात्य का हो जाता है पौरसत्य। क्या? पौरस्य। यहाँ पर जो ऑप्शन कौन सा सी वाला है, पौरसत्य, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आग का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है, आग का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। तो भाई यहाँ पर देख सकते हैं, आग के पर्यायवाची यहाँ पर अनल भी होता है, पावक भी होता है और आपकी कृसान भी होता है, लेकिन व्योम नहीं होता है। व्योम होता है किसका? व्योम होता है आकाश का। किसका होता है साथियों? यहाँ पर ये आकाश का होता है, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द आपको बताना है। जो थोड़ा नपा तोला भोजन करता है ना, बहुत ऐसे लड़के भी होंगे, कुछ लड़कियां भी होती हैं जो बिल्कुल एक दो रोटी खा लेंगे, बस उनका जीवन यापन चलता रहता है ना। तो चलिए भाई, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? मिताहारी बोलते हैं। क्या? मिताहारी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन कौन सा जाएगा? सी वाला, बिल्कुल सही है। यहाँ पर मिताहारी हो जाएगा, ऑप्शन सी बनेगा। जो थोड़ा नपा तुला भोजन करता है उसे मिताहारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का देख उपहार उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। इस पंक्ति के रचयिता पूछा गया है कि हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। इसमें पूछा ये पंक्ति है किसकी? तो कठिन हो सकता है भाई, है ना। पंक्तियां संबंधी जब आप पढ़े होंगे तो आपको पता चलेगा, ऐसे तो आपको नहीं चलेगा। यहाँ पर 22 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है भाई? ये जयशंकर प्रसाद से आपकी ली गई है, याद रखेगा, है ना। और ये कहां से ली गई है? तो महाकाव्य जो इनका है कौन सा? कामायनी। कामायनी महाकाव्य से ये पंक्ति आपकी ली गई है, ठीक है। तो कभी आप ऐसा करिए, एक मौका थोड़ा सा निकालिए टाइम और कामायनी सर्च करिए यूट्यूब में या गूगल में और उसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कामायनी से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं उनके भागों से। अगला है उत्पादक जमीन हेतु एक शब्द बताइए। चलिए, उत्पादक जमीन के लिए शब्द क्या हो जाएगा? देखिए, जो उत्पादक जमीन होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? यहां पर देखो, जो उसे कहते हैं हम लोग उर्वरा। क्या बोलते हैं? उर्वरा। मतलब क्या है? उसमें शक्ति है, उपजाऊ जमीन है, तो उसे हम लोग कहेंगे उर्वरा कहते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है कि विनय और व्यंग उपहास को व्यक्त करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अगर आप विनय कर रहे हैं या व्यंग उपहास कर रहे हैं तो आप कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं? यहां पर आंसर दीजिएगा। चलिए, इसके लिए आप लोग प्रयोग करेंगे कौन सा? चलिए देखिए, ऑप्शन हो जाएगा विस्मयाद बोधक। बिल्कुल इजी हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए, अरे वाह, हे भगवान, अरे, है ना, ऐसे अगर हो जाए तो ऐसी जगह प्रयोग होता है विस्मयाद। ऑप्शन बी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि नई दुनिया समाचार पत्र मध्य प्रदेश के किस जिले से प्रकाशित होता है? देखिए, नई दुनिया एक क्या है? समाचार पत्र है और ये मध्य प्रदेश से प्रकाशित होता है, लेकिन आपको जो बताना है कौन सा जिला है जहां से प्रकाशित होता है। ये जिला आपका कौन सा है? तो याद रखिएगा, ये जिला है आपका इंदौर जिला, ठीक है। इंदौर जिला है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं लगातार आपकी 4 बार यहाँ पर स्वच्छता में नंबर 1 आपका रहा है भारत में, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, चलिए, तत्सम से तद्भव सही शब्द युग्म आपको बताना है। देखो, यहां पर पहले तत्सम है, फिर आपका तद्भव है। अब सही शब्द युग्म आपको बताना है, कौन सा हो सकता है? चलिए, 26 नंबर में देखो काफी लोग जवाब दे रहे हैं। तो यहां पर सही शब्द, पहला पॉइंट देखिए, घट और घड़ा। क्या दिया है? घट और घड़ा दिया है, मतलब घट का घड़ा होता है, बिल्कुल सही दिया गया है ना। यहाँ पर पहला ही पॉइंट आपका सही हो गया है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहे चिरंजीवो जोरी जुरे क्यों ना सने गंभीर, को घटिए ब्रस भानुजा वे हलधर के वीर, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? चलिए भाई, इस अलंकार को आप लोग जवाब दीजिएगा, एक भी गलती आपकी नहीं होना चाहिए। चलिए, तो चलिए यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है? हमने एक बताया था, हलधर आपके 2 होते हैं, है ना। एक किसान जैसे हलधारन होते हैं और एक बोला जाता है किसे? तो आपके जो बलदाऊ जी थे, है ना। यहाँ पर ब्रस भानुबा जो आपका हो गया,
इनमें से राधा की पुत्री को बोला जाता है ना। मतलब यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा सी कि शब्द एक अर्थ अनेक उसे श्लेष कहते हैं, तो ऑप्शन आपका सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पर देखिए आपके इसके दो अर्थ हो गए ना। वृषभानुजा मतलब होता है वृषभानु की जो पुत्री थी, है ना। वृषभानु किसे कहते हैं? और राधा को कहते, राधा की मम्मी को कहते हैं, है ना। ऐसे याद रखिएगा, वृषभान किसे कहते हैं? तो आपके राधा की माता जी को बोलते थे, है ना। और एक वृषभान तो आप लोग जानते हैं गाय को बोलते हैं, है ना। तो किसी प्रकार से इसके अर्थ कई बन जाते हैं, तो इसके अनुसार आपका सी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है इनमें से अश्लील शब्द का विलोम क्या होगा? भाई यहाँ पर दिया है अश्लील, तो आप लोग आंसर दीजिए सलील, है ना। आही तो लगाया गया है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक आपके कौन है? रस सिद्धांत आदि के प्रवर्तक पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पर आंसर को लॉक करिए, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए भरत मुनि है, याद रखिए भरत मुनि को हमने कई बार आपको पढ़ाया है। रस सिद्धांत जो दिया है इनके प्रवर्तक है आपकी भरत मुनि है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य की पहचान करिएगा। यहाँ पर देखो इतना बार हमने इस क्वेश्चन को पढ़ाया है कि आप देखकर तुरंत बता सकते हैं। चलिए यहाँ पर दिया है यहाँ गन्ने का ताजा रस सही है, क्योंकि गन्ना ताजा नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पर ताजा रस मतलब आपका ए नंबर, यहाँ पर देखो बिल्कुल सही दिख रहा है कि यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा। क्लियर हुआ ना। चलिए अगला बताइएगा, यहाँ पर देखो दिया है बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। बुढ़ापा ये किस प्रकार की संज्ञा है, कैसी संज्ञा है? चलिए जातिवाचक भाववाचक कैसी है? तो देखो यहाँ पर बुढ़ापा दे दिया है ना, मतलब जो आपके है भाव को दर्शा रहा है, तो ऑप्शन क्या जाएगा? यहाँ पर सी नंबर आपका हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा है किसमें? आपके बुढ़ापा में है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम आपसे पूछे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन क्या बनेगा? कह रहे अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह क्या हो जाएगा? अनधिकृत शब्द का संधि पूछा है कि संधि विग्रह इनमें से क्या बन सकता है? तो चलिए आप लोग तुरंत जवाब दे सकते हैं इस क्वेश्चन का। चलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, अनधन अधिकृत कौन सा? ए नंबर हो गया, बी नंबर होगा? कौन सा जवाब लगा सकता है? अनधन अधिकृत बनेगा, ए नंबर वाला बनेगा या बी नंबर वालेगा? इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? चलिए देखिए आपका आंसर आ रहा है बी नंबर, कुछ लोग दे रहे हैं अनधन अधिकृत ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर बी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर अगला क्वेश्चन। चलिए कम बोलने वाले के लिए एक शब्द आपका प्रयोग हो जाएगा। कम बोलने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? चलिए कम बोलने वाले को क्या बोला जाता है? मितभाषी, वाचाल, चपल या मूर्ख क्या कह सकते हैं? देखिए जो कम बोलता है उसे क्या बोले हैं? यहाँ पर आंसर आपका 33 का जवाब बनेगा ए नंबर, मितभाषी। क्या बोलते हैं? मितभाषी बोलते हैं। और जो ज्यादा बोलता है तो उसे क्या बोलते हैं? वाचाल बोलते हैं ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है कि वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, दो वाक्यों या वाक्य खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? बताइए भाई, वे अविकारी शब्द देखो क्या होंगे? यहाँ पर जो ये दिए गए हैं सभी क्या है? अविकारी हैं। अब यहाँ पर दो शब्द हो सकते हैं, वाक्य हो सकते हैं, वाक्य खंड हो सकते हैं। इनको जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें कहते हैं क्या? तो यहाँ पर समुच्चय बोधक शब्द, जिसका ऑप्शन आया है डी नंबर, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन दिया है वह गया था, इस वाक्य में भूतकाल का भेद बताइए। वह गया था, अब आप बताइए कि यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है? तो भाई गया था इसका मतलब क्रिया क्या हो गई है? पूर्ण हो गई है। जब क्रिया पूर्ण हो गई है तो आपका आंसर क्या भी हो जाएगा? इसका भी आंसर हो जाएगा ए नंबर, ये पूर्ण भूतकाल है ना, क्योंकि क्रिया क्या हो गई? समाप्त हो गई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से क्या हो जाएगा? अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा गया है उल्लंघन, मनोरथ, उज्ज्वल और आपका वत्सल। चलिए यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी कहाँ पर जाएगी? चलिए तो देखो यहाँ पर दिया गया है आपका, यहाँ पर उल्लंघन तो सही दिया है, मनोरथ भी सही है, उज्ज्वल देखो यहाँ पर आपका गलत दिया है। उज्ज्वल कैसे लिखते हैं? तो हमने आपको बताया था, उज्ज्वल जो लिखा जाता है इस प्रकार से लिखते हैं उज्ज्वल, है ना। तो इस प्रकार से आपका होता है ना। मतलब जो आपका आंसर होगा वो आपका सी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया है। अच्छा हमें थोड़ा सा डाउट यहाँ पर डी वाले में भी लग रहा है कि वत्सल्य, वैसे वत्सल्य भी होता है, लेकिन वत्सल अगर देखा जाए तो कर सकते हैं। इसमें भी थोड़ा सा डाउट है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं या बाद में हम लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अनुग्रह शब्द का विलोम, अब आप बताइए कि विलोम पूछा है अनुग्रह का तो क्या हो जाएगा? चलिए यहां पर अनुग्रह क्या हो जाएगा भाई? डी नंबर, अनुग्रह का विग्रह हो जाता है या आग्रह होता है? ये क्वेश्चन आपके आरओ एग्जाम में पूछा गया था, अनुग्रह का विलोम शब्द क्या होता है? तो भाई आपका विग्रह होता है। क्या होता है? विग्रह होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है मैं पढ़ रहा हूं वाक्य वर्तमान काल के किस वेद का उदाहरण है?
मैं पढ़ रहा हूं। अब यहां पर देखो पढ़ रहा हूं, इसका मतलब है क्रिया क्या हो रही है, चल रही है। और क्रिया जब आपकी चल रही है तो आपका क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल या संभव वर्तमान काल। इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर आंसर दीजिएगा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका देखो आंसर आपका बी आ रहा है, तात्कालिक वर्तमान काल। ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर यहां पर हो जाएगा। तात्कालिक वर्तमान काल होता है क्या भाई, ये बताइए। तात्कालिक वर्तमान काल होता है या नहीं होता है, आप सबसे पहले ये बताइए, तात्कालिक वर्तमान काल होता है या नहीं होता है, जल्दी से बताइए। हम देख लेते हैं जल्दी से, तात्कालिक वर्तमान होता है या नहीं होता है, पहले सबसे पहले यही पता कर ले, है ना। तात्कालिक वर्तमान काल होता है भाई, तात्कालिक भूतकाल होता है हमारे हिसाब से। देखो भाई इसमें पढ़े हैं, होता है, हमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है, हम भी कंफ्यूज हो गए हैं। तात्कालिक अच्छा तात्कालिक होता है, चलिए हम थोड़े देख ले रहे हैं कौन सा आपका है वर्तमान काल। तो भैया भूतकाल में तो देखो आपका सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल। अच्छा ठीक है, आसन्न भूतकाल में डाउट हो रहा था खुद ही। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर हम थोड़ा क्या कंफ्यूज हो गए थे आसन्न वाले में, क्योंकि भाई हम भी एक मनुष्य ही है ना, कभी कभी डाउट हो जाता है हमें भी। तो देखो आसन्न भी आला हमसे डाउट हो रहा था, क्योंकि आसन्न मतलब भी होता है जो क्रिया भी तुरंत आपकी समाप्त हुई हो ना, तो उसे बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद आपको बताना है। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद आपके कौन से हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर बताना है 39 नंबर में। तो देखिए रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद जो होते हैं वो आपके कौन होते हैं। तो आपका हो जाएगा सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, मतलब ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है मना धन रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से होगा। रमा धन मना धन रमा, मना धन रमा। अब यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो सकता है, हमने बताया था कि आपका यहाँ पर देखो आपका जो विसर्ग है, विसर्ग को हटाकर यहाँ पर ओ की मात्रा लगाइएगा तो मनोरमा क्या बनेगा, मनोरमा। अर्थात यहाँ पर आंसर क्या है आपका विसर्ग हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, विसर्ग संध आपकी मनोरमा बन के तैयार होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन गैर अनेकार्थी श्रेणी शब्द है। चलिए निम्नलिखित में से कौन कौन गैर अनेकार्थक श्रेणी का है, कौन अनेकार्थक श्रेणी का है 41 नंबर में। तो अनेकार्थक में यहां पर देखो किसके अनेक अर्थ बनते हैं, भाई हमने आपको पढ़ाया है कि अनेकार्थी इंद्र के बहुत अनेक आपके अर्थ बनते हैं। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, इंद्र के काफी अनेक शब्द बन जाते हैं, तो आंसर बन जाएगा ए नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे दिया गया है कि जब दो समान गुण वाली वस्तुएं ऐसी मिल जाएं कि दोनों के भेद लक्षित ना हो तब अलंकार क्या होता है। मतलब दो समान गुण वाली वस्तुएं हैं, ऐसी मिल जाएं कि दोनों के जो लक्षित भेद हैं, है ना, भेद लक्षित ना हो तब अलंकार इनमें से क्या होगा। 42 नंबर में यहां पर थोड़ा सा क्या है, ये नया क्वेश्चन आपके लिए है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, परिभाषा में नोट कर लीजिएगा। इसे बोलते हैं प्रतिवस्तुपमा। यहां पर ये उपमा के ही क्या होते हैं, कुछ पार्ट होते हैं, उपमा के आपके भाग होते हैं। तो यहां पर आंसर क्या होगा आपका ए नंबर हो जाएगा। हमने आपको अलंकार का वीडियो दिया था, उसमें बताया भी था कि अलंकार के भी उपमा अलंकार के भी क्या होते हैं, भाग होते हैं। तो उपमा अलंकार के भाग होते हैं, तो उसी में से आपका ए नंबर होता है, वैसे प्रतिउपमा होता है, प्रति उपमा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए भाई जिसके हृदय में आघात हुआ है उसे क्या बोलते हैं, मर्माहत। क्या बोलते हैं, मर्माहत। कौन सा ऑप्शन बनेगा, यहां पर आंसर बनेगा बी नंबर, मर्माहत, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी। यहां पर देखिए 44 नंबर में, 44 का ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए सभी लोग जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी। चलिए यहां पर क्या हो जाएगा, बनारसी दास। वैसे अपनी आत्मकथा हिंदी में जो लिखा था सर्वप्रथम वो आपके बनारसी दास थे, है ना। अब बनारसी दास ऑप्शन में है नहीं है, उन्होंने लिखा था क्या लिखा था, अर्ध नाटक लिखा था, अर्ध नाटक लिखा था। लेकिन भाई वो तो आपके ऑप्शन में मिले नहीं है। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में अब आपके पास बनते हैं श्याम सुंदर दास और आपके राजेंद्र प्रसाद। भाई राजेंद्र प्रसाद, इसका थोड़ा सा हमें डाउट लग रहा है कि इसका हो सकता है कौन सा, भाई राजेंद्र प्रसाद हो सकता है क्या। तो भाई ऑप्शन तो मिल नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो आपके गूगल बाबा हैं वो आपको डी को बता रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर आपका जो आपका डी नंबर है, सेठ गोविंद दास नहीं होगा भाई, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका जो जवाब है डी हो जाएगा, क्योंकि बहुत जगह जो आपका आंसर मिलता है वो राजेंद्र प्रसाद मिलता है, जब वो आपके ऑप्शन में नहीं होते हैं तब, ठीक है। जब ऑप्शन में वो नहीं मिलते हैं तब आपके राजेंद्र प्रसाद को सही करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं निम्नलिखित शब्दों में से तत्पुरुष समास कौन सा है। तत्पुरुष समास आपसे पूछा है। अब यहाँ पर तत्पुरुष समास आपका कौन सा हो जाएगा। परीक्षा भवन, भाला अच्छा भला मनुष्य और दोपहर, नर नारी, इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए आपसे पूछा है तत्पुरुष समास, कौन सा आंसर बनेगा। चलिए 45 नंबर देखिए, यहाँ पर जो परीक्षा भवन अर्थात क्या हो जाएगा, परीक्षा का भवन, क्या होगा, परीक्षा का भवन, अर्थात संबंध दे रहा है और संबंध दे रहा है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सूरदास किसके शिष्य थे। अब आप बताइए कि सूरदास जो थे वो किसके शिष्य थे, किसके शिष्य थे, आपको जवाब देना है। चलिए आप लोगों ने आज वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, थोड़ा सा वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा जो लोगों ने लाइक नहीं किया है, और कमेंट भी करिए क्योंकि कमेंट भी जरूरी है। लाइक तो आप लोग क्लास के बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सूरदास किसके शिष्य थे, यहां पर देखिए आपका आंसर क्या होगा, बी नंबर। यहां पर बी नंबर आपका हो जाएगा, आपका बी नंबर यहां पर आपके वल्लभाचार्य, क्योंकि पूछा है सूरदास किसके शिष्य थे, किसके शिष्य थे, गुरु ने पूछ लिया है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सुदामा चरित किसकी रचना है। सुदामा चरित किसकी रचना है, सुदामा चरित किसकी रचना है, यहां पर आंसर को लॉक करना है। और देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखिए आपका 86 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, नरोत्तम दास। याद रखिए सुदामा चरित किसकी रचना है, आपके नरोत्तम दास की है, ऑप्शन आपका जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पुष्ट मार्ग की स्थापना किसने की। पुष्ट मार्ग की स्थापना किसने की थी, यहां पर 87 नंबर में। चलिए तो ये है आपके वल्लभाचार्य, इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 87 का ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। पुष्ट मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य ने किया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि अष्टछाप की स्थापना 1565 में किसने की थी। अष्टछाप की स्थापना 1565 में किसने की, यहां पर आपको जवाब दीजिएगा। चलिए जवाब आ रहा है यहाँ पर बी नंबर, आपका जवाब हो जाएगा ये है आपके विट्ठलनाथ, क्या हो जाएगा, ऑप्शन में हो जाएगा बी नंबर, विट्ठलनाथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक आपके हैं, कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक आपके हैं, इनमें से कौन है। तो देखिए आपके जो सूरदास है ना, सूरदास जो हैं ये कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो ऑप्शन आपका सी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। यहां पर बताइए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है, कठिन काव्य का प्रेत केशव को। चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं केशव, तो आंसर आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर आपका केशव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है, प्रवर्तक आचार्य किसे माना है। याद रखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके बी नंबर, चिंतामणि को। किसे, चिंतामणि, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अरे आप लोगों को तो बहुत आंसर आ रहा है सही सही, हम तो सोचिए आप लोगों को नहीं आता, लेकिन आप लोगों को तो बिल्कुल जवाब बराबर आ रहे हैं। चलिए भूषण रीत काल के किस काव्यधारा के कवि हैं। भूषण रीत काल के किस काव्यधारा के कवि हैं। आपने देखा होगा कभी कभी एग्जाम ये पूछ लेता है भूषण किस काल के कवि हैं, तो आपको डायरेक्ट बताना है रीत काल के हैं। अब ये बताइए कि भूषण रीत काल के किस धारा के कवि हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर 92 का आंसर बनेगा सी, रीतबद्ध के हैं। किसके हैं, रीतबद्ध, जो कि ऑप्शन क्या है यहां पर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है रीत काल की रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि पूछा गया है। अब रीत काल में रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि पूछ लिया है, तो रीत सिद्ध के कौन बनेंगे, ये हैं आपके केशव, जो कठिन काव्य के प्रेत थे केशव, तो यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा केशव। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी। रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा पूछा गया है, आपका सही जवाब। तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा ब्रज भाषा, क्या हो जाएगा, ब्रज भाषा, इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी, ब्रज भाषा थी। अगला क्वेश्चन दिया है कि कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइएगा। कवि प्रिया के रचनाकार का नाम यहां पर क्या हो जाएगा, ये है आपके कौन, तो आपके केशव दास हैं। क्या भाई, केशव दास बनेंगे कवि प्रिया, और कौन सा हो जाएगा, यहां पर आंसर आपका ए हो जाएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन दीजिएगा, इनमें से कौन सा कवि रीत मुक्त नहीं है। इनमें से कौन सा कवि रीत मुक्त आपका नहीं है, बोधा, आलम, केशवदास या घनानंद, कौन सा आंसर बनेगा। चलिए 96 की अगर बात करते हैं तो आपकी ये केशवदास है ना, अभी आपने पढ़ा था है ना, रीत आपने पढ़ा था ना, तो भाई रीत मुक्त तो आपको बताया नहीं, यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है, ठीक है ना। अच्छा अगर हम आपसे बात करें अगले क्वेश्चन की ओर कि शिवराज भूषण के रचयिता का कवि कौन है। शिवराज भूषण के रचयिता का कवि इनमें से कौन हो जाएगा। तो देखिए भाई शिवराज भूषण के रचयिता का कवि यहां पर आंसर, चलिए 97 नंबर,
बी नंबर यहां पर जवाब आ रहा है, बी नंबर। भाई आप लोग बी नंबर दे रहे हैं, आंसर आपका बिल्कुल सही है। शिवराज भूषण के रचयिता आपके भूषण जी हैं, ऑप्शन बनेगा आपका यहां पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि रीत काल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। रीत काल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है, वीर रस में कविता। चलिए 98 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके भूषण है। कौन है भाई? भूषण, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, भूषण है। इन्होंने वीर रस में आपकी कवि यहां पर कह सकते हैं कविता लिखी है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि हिंदी साहित्य में रीत काल को श्रृंगार काल कहा है। हिंदी साहित्य में रीत काल को श्रृंगार काल जो कहा है ये किसने कहा है? यहां पर 399 का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए भाई यहां पर आंसर आपका हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कौन है भाई? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने यहां पर हिंदी साहित्य में रीत काल को श्रृंगार काल कहा है। ऑप्शन जाएगा यहां पर आपका डी नंबर। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि द्रग उर्झत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीत, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? यहां पर आंसर ये है आपके बिहारी का है। किसका है भाई? बिहारी का है। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? यहां पर क्या आपको आंसर को लॉक करना है। और यही आपका आज के लिए अंतिम क्वेश्चन होगा। और सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद।